बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज की एक बड़ी खबर, लाहौर में बम धमाका जिससे 2 हलाकतें हुई, 29 के करीब लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और पुलिस ने बताया कि प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए ये बम धमाका हुआ, जिसमें 2 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया। और ये जिस जगह पर धमाका हुआ है वो बहुत ही बिज़ी एरिया लाहौर का, और अनारकली बाज़ार आपने सुना होगा, लाहौर का बड़ा मशहूर बाज़ार है। और ये जिस जगह पे एग्जैक्टली हुआ है उसके एक तरफ अनारकली बाजार है, एक तरफ उर्दू बाजार है, दूसरी तरफ अंदरून शहर वॉल्ड सिटी है, लोहारी गेट उसको बोलते हैं। एंड दिस प्लेस इज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम वेरी क्राउडेड। और फिर वहाँ पे धमाका हुआ और उसके बाद जाहिर है कि जानी नुकसान तो होना था, और एक कशमकश थी, एक भाग दौड़ थी, और उसके बाद लोग अपनी जानें बचा रहे थे। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हुई। मनाज़र आप देख रहे हैं। तो अपनी मदद आपके तहत पहले लोगों ने चीज़ों को ठीक करना शुरू किया, एक दूसरे की मदद करनी शुरू की, ज़ख्मियों को पकड़ा, डाला। उसके बाद फिर इंतज़ामिया वहाँ पर फाल हुई और पहुँची, और एम्बुलेंसेज वगैरह और पुलिस और DC लाहौर भी वहाँ पर पहुँचे। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस कौम ने तो भुगता है दहशतगर्दी को पहले, और कोई ऐसा वैसा नहीं भुगता। 80,000 के करीब जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, अरबों रुपए का इकॉनमी का, अरबों डॉलर्स का इकॉनमी का नुकसान हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब जिक्र करते भी रहते हैं। और शेख रशीद साहब ने लाहौर के आज के इस दहशतगर्दी के वाक़े के बाद क्या कहा, सुनिए। बाकी तो ठीक है, रवायती स्टेटमेंट्स तो आते हैं और कहा जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आइंदा ना हो। आई थिंक कि द गवर्नमेंट्स एंड द सिक्योरिटी एजेंसीज हैव टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस कौम ने दहशतगर्दी को भुगता है। आजकल तो हम बात करते हैं ना मईशत की, महंगाई की, लेकिन एक टाइम था कि जब जान की अमान नहीं थी और लोग बाहर जाने से डरते थे, और पब्लिक प्लेसेस पे इवेंट्स होना, फंक्शंस होना ख़त्म हो गए थे। कोई ऐसी जगह नहीं थी जो महफूज थी। इबादत गाहों से लेके, मज़ारों से लेके, बाज़ारों से लेके, इदारों तक, ISI के ऑफिसेस तक, GHQ तक हमले हुए दहशतगर्दों के। और उसके बाद फिर ऑपरेशन किया गया, उसके बाद फिर ज़रब अज़ब हुआ, उसके बाद फिर रद्दुल फसाद हुआ। इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक दहशतगर्दी का जिन बोतल में बंद हुआ। तो ये जो जिन बोतल में बंद हुआ है, इट हैज़ टू बी देयर, इसको दोबारा निकलना नहीं चाहिए। और ये शेख साहब जो कह रहे हैं कि जी अलर्ट है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट द ओनली जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू से कि जी अलर्ट हम कर रहे हैं। आपने रोकना है, प्रिवेंट करना है हर हालत में। और अफसोस की बात यह है कि ये एक हफ्ते में चौथा दहशतगर्दी का वाक़या। इससे पहले इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग हुई थी, वो भी देखिए। इस्लामाबाद के बाद पुलिस एहलकारों पर दस्ती बमों से हमला हुआ पेशावर में, और वो भी दहशतगर्दी का एक ऐसा वाक़या जो पिछले एक हफ्ते के अंदर ये जो इस्लामाबाद वाला वाक़या हुआ था, इसकी जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से आपको याद होगा, कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जब बैनुल-अक़वामी एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कुछ मुज़ाकरात की बात की थी। लेकिन कुछ दिन पहले जब DGISPR जनरल बाबुल इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू की, तो उन्होंने बहुत क्लियर कट ये बताया कि अब कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ऑपरेशन जारी है। और उसकी वजह यही है कि मुज़ाकरात में जो शराइत रखी जाती हैं TTP की तरफ से, वो फिर काबिल कबूल नहीं होती हैं। जनरल बाबर इफ्तिखार ने क्या कहा था, सुन लीजिए। After 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil against Pakistan. The ceasefire finished on the 9th of December, and as far as our talks with the TTP were concerned, they are on hold, and the operations are continuing. ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात में तेज़ी आई है, इसकी एक वजह ये है कि ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ जारी है, जैसे कि DGISPR बता रहे थे। और कुछ दिन पहले ही इनका एक स्पोक्स पर्सन तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी अफ़गानिस्तान में मारा गया, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मतलूब भी था। और उससे पहले मौलवी फ़कीर मोहम्मद, जो कि इनका एक अहम कमांडर था TTP का, उस पर ड्रोन हमला किया गया, लेकिन वो उससे बच निकला। इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसको
ख़तरा सिर्फ इन दहशतगर्द तंजीमों से नहीं है बल्कि अलहदगी पसंद तंजीमों से भी है। बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने आज ये कहा है कि ये जो लाहौर में आज बम धमाका हुआ है, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, इसकी ज़िम्मेदारी बलोच नेशनल आर्मी ने कबूल की है, जो कि बलोचिस्तान की एक अलहदगी पसंद तंजीम है। तो एक तरफ हमने निपट रहे हैं हम दहशतगर्दों से, दूसरी तरफ अलहदगी पसंद तंजीमों से, और तीसरी तरफ इन दोनों को सपोर्ट करने के लिए जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, रॉ की तरह की हिंदुस्तान का जिसके अंदर हाथ है, या दीगर हॉस्टाइल एजेंसीज जो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ हैं और जिनको पाकिस्तान एक आंख नहीं खटकता, और उन्हें पता है कि ये वाहिद मुसलमान न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की 7वीं 8वीं बड़ी फौज है, और स्ट्रेटेजिकली, जोग्राफिकली, पॉलिटिकली पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है चाइना पाकिस्तान के साथ, और उसमें सेंट्रल एशिया को भी ये लोग टारगेट करेंगे। चीन का फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। तो भारत को ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत तंग करती हैं, उसकी आंख में खटकती है। तो ये जितनी भी अंदर तंजीमें होती हैं, चाहे वो अलहदगी पसंद हों, चाहे वो दहशतगर्दी की तंजीमें हों, उनको फिर सपोर्ट की जाती है, उनको फाइनेंस किया जाता है और अदरवाइज़ भी सपोर्ट किया जाता है। तो क्या कहा सरफराज बुगटी ने सुना। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 2 दिन पहले एक और अलहदगी पसंद तंजीम बलोचिस्तान में जिसका नाम बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसने ज़िला बोलान में रेलवे लाइन पर धमाका किया और धमाके से रेलवे लाइन उड़ा दी, जिसकी वजह से 3 बोगियां उलट गई और बहुत सारे मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए थे। ये भी एक वाक़या हुआ है थोड़े दिन पहले। फिर अगर मैं सिंध के हवाले से आपसे बात करूं क्योंकि अब हम ओवरऑल एक जायज़ा ले रहे हैं कि एक दहशतगर्दी का दौर हमने देखा है, एक बहुत बुरा दौर देखा है, उसमें से फिर हम निकले हैं। लेकिन अब मैं सुबह आज लाहौर की बात की, फिर बलोचिस्तान का आपको बताया। सिंध की मैं आपसे बात करूं तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जून से अक्टूबर तक सिंध में 7 दहशतगर्द हमले हुए हैं, जिसमें से 4 की जिम्मेदारी वहाँ की एक अलहदगी पसंद तंजीम सिंधु देश आर्मी ने कबूल की है। और आपको याद होगा कि 5 माह पहले कराची मवाज गेट पर भी ट्रक पर दस्ती बमों से हमला हुआ था, जिसमें 13 अफराद जाबाक हुए थे और उसकी जिम्मेदारी भी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की थी। तो ये जो मामलात हैं, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये कराची वाला जो सामने हुआ था उसके हवाले से शॉर्ट वीडियो। तो कहने का मकसद ये है कि पिछले कुछ अरसे से दहशतगर्दी के पे दर पे वाक़यात हुए, जिसकी कड़ी में आज लाहौर का वाक़या भी हुआ, बम धमाका हुआ, जो सारा दिन आप देखते भी रहे ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में। और इसमें कोई शक नहीं है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो कुरान हकीम में लिखा गया है। और जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मासूम सिविलियंस को जब हम रोते हुए देखते हैं, ज़ख्मी देखते हैं, वो सारे मनाजिर हम आपको दिखा भी नहीं सकते, हमारे तक पहुँचते हैं, हम देखते हैं, खून में लथपथ लाशें भी देखते हैं और कटे हुए जिस्म भी देखते हैं, लेकिन क्योंकि पेमरा की इंस्ट्रक्शंस हैं हम वो दिखा नहीं सकते। लेकिन दुख तो होता है। और बात यह है कि ये जो वाक़यात हुए हैं, इससे बहुत बुरे दौर से हम गुज़र आए और हमने उसको कंट्रोल किया, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इन वाक़यात को भी हम कंट्रोल कर लेंगे। गो के कुछ फिगर्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि 2020 की निस्बत 2021 में 42% इजाफा हुआ है दहशतगर्दी के वाक़यात में, जिसमें 335 लोग जाँ बहक हुए, सिविलियंस 186 थे, सिक्योरिटी एहलकार 192 थे। तो ये जो बैटल है, ये जो जंग है, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह फ़तह इसमें हमारी होगी और मुल्क की होगी और इस रियासत की होगी और इस कौम की होगी और इसकी फ़ौज की होगी। मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेड खालिद लोधी ने, जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। जैन साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये जितनी भी मैंने बताया जी कि रिसेंटली ये टेररिज्म की एक वेव जो चली है, किस हद तक तशवीशनाक है जैन साहब, और किस हद तक हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, और क्या आगे वाक़यात होने से पहले हम प्रिवेंट कर पाएंगे या खुदा न खास्ता कुछ और वाक़यात हो सकते हैं। शेख रशीद साहब तो मतलब कि हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, वो कहते हैं कि जी हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ना हो। जी देखें, तशवीशनाक तो हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जितने शहीद हैं आज के वाक़े में उनको अपनी रहमत में जगह अता फरमाए। और आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने इंट्रो में तमाम जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनका भी जिक्र किया, और जो इंटरनल मामलात हैं जिसमें कुछ फॉल्ट लाइंस हैं जिसकी आड़ में, जैसे BLA BNA सिंधु देश वाले जो हैं मामलात, इनका भी आपने जिक्र किया। तो बुनियादी तौर पे मुहर्रकात तो यही हैं कि देखिए अभी तक अफगानिस्तान सेटल नहीं हुआ है, ना पॉलिटिकली सेटल हुआ है, ना इकोनॉमिकली सेटल हुआ है, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जी ये जो मौजूदा रजीम है जो कोलैप्स हो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली।
और बाकी दुनिया तमाशा देख रही है। कुछ ऐसे ममालिक हैं जो चाहते हैं कि ये यहाँ पर स्टेबिलिटी आए, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो अब आप समझें कि बैनुल-अक़वामी सीन के ऊपर एक कशमकश है जिसमें पाकिस्तान मौजूद है। अगर पाकिस्तान ये कहे कि मैं उससे निकल जाऊं तो वो मुमकिन नहीं है। तो ये मामला है। उसके अलावा फिर आपको पता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर के हालात हैं वो इस नौयत के हैं कि ठीक है, जो मौजूदा हुकूमत है अफगानिस्तान में उसने पूरे इलाके पे अपना तसल्लुत तो कायम किया हुआ है, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती इतनी जल्दी 5-1 महीने में कि वो हर कोने कुतरे में देख सके कि भी कौन क्या कर रहा है। उसकी वजूहत हम जब 20 साल की तोड़ फोड़ 5 महीनों में तो कोई उसको ओवरकम नहीं कर सकता। लेकिन ये बात आपने अपने इंट्रो में भी किसी जगह मेंशन की है कि करज़ई के हुकूमत के ज़माने में और अशरफ गनी के हुकूमत के ज़माने में जितना हमारा खून बहा है, हमें उन्होंने दे ब्लड अस वाइट, और आपने उसका जिक्र भी किया किस तरीके से, तो उसके मुकाबले में ये कम है। ये अलग बात है कि हमारे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, जिसकी वजह से हमारे बहन भाई ये सवाल पूछते हैं, जी आप तो कह रहे थे कि वो जूं ही आएंगे तो सारा मामला। अरे भाई, आए हुए उनको टाइम कितना हुआ है, और जो पहले था मामला वो कितना गंभीर था। यहाँ पर भी उनके सेल हो सकते हैं, स्लीपिंग सेल हो सकते हैं, और रॉ का वहाँ से ठीक है सारा कुछ लिपेट दिया गया है, रॉ के और भी स्टेशन हो सकते हैं। हमारा समुद्री इलाका है, हमारे हिंदुस्तान के साथ इतना लंबा बॉर्डर है। तो ये जरा स्लीपर सेल्स के बारे में मुझे बताइएगा, एक आर्मी ऑफिसर की नजर से, कि ये स्लीपर सेल्स जरा एक्सप्लेन कीजिएगा एक आम आदमी को कि स्लीपर सेल्स क्या होते हैं, उसमें उनका क्या काम होता है, वो कितनी देर तक दबे रहते हैं और फिर कैसे एक्टिव होते हैं और क्या करते हैं। जी, पहली बात तो ये है कि वो आखिरी जो आपने कहा कितनी देर तक दबे रहते हैं, बरसाह बरस दबे रहते हैं, बाद औक़ात 10-10 साल दबे रहते हैं। होता ये है कि वो यहाँ के कुछ लोग रिक्रूट हो जाते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिनके दिल में कोई भी ऐसा मामला हो, या पैसे के जोर पे या किसी और लालच में या धौंस में, तो उनको वो एक जगह सेटल कर देते हैं। वो नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। रिक्शा ड्राइवर हो सकता है, टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, और उसको कहा जाता है कि इंतजार करे जब तक कि उसको हुक्म नहीं मिलता। उसके पास कोई असला नहीं होता, कुछ नहीं होता। असला फराम करने वाला ग्रुप कहीं और होता है, वो अलग से छुपा होता है कि ज़ेरे ज़मीन असला उन्होंने दबाया होता है। वो जब सिग्नल आता है तो ये सारे उनको असला फराम करते हैं, उनको पहले टारगेट का नहीं पता होता, उसके सर्वेलेंस करते हैं सारा कुछ। तो ये होता है, ये पूरी दुनिया में होता है। आपने खुद ही बताया कि हम महल्ले वकूफ़ के लिहाज से और अपने इंटरेस्ट के लिहाज से, हमारा इंटरेस्ट इस इलाके में CPEC है, जो आपको पता है, कुछ नई बात। आपने जब एजेंसीज का जिक्र किया तो शायद घबरा कर अमरीका का जिक्र नहीं किया। CIA इज लीडिंग, अमरीका लीड कर रहा है इस सारे मामले को कि अफगानिस्तान में अमन ना हो, और जो यहाँ पर चीन और रूस आके यहाँ पर मामलात करना चाहते हैं वो कामयाब ना हो। और पाकिस्तान के मुतल्लिक तो उनकी कड़वाहट आपको पता है ही बहुत, कि जी इनकी वजह से सारा मामला हुआ है, किसी के ऊपर वो मलबा डालना चाहते हैं। तो घबराया ना कीजिए आप अमेरिका का नाम लेते हुए, ठीक है सुपर पावर है, लेकिन हिंदुस्तान साफ ज़ाहिर है उनका यहाँ पर चूंकि आगे आ गया है, तो उसकी वजह से सारा कुछ होता है। और हिंदुस्तान के तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो उनके आर्मी चीफ हैं, वो तो खुल के बात कर रहे हैं, वो तो छुपा भी नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं हमने सब कुछ करना है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने एक तो ये पूछा कि क्या आगे ये ऐसे ही होगा, ये कैसे चलेगा, और दूसरा ये कि हमें क्या नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, जैसा ये जो आपने कहा, मैं तो नहीं घबराता, लेकिन मेरे लिए दिस विल बी एन इन्फॉर्मेशन। आप ये कह रहे हैं, मुझे ये बताइएगा, आई वांट सम मोर क्लैरिफिकेशन फ्रॉम यू ऑन दिस। लेट्स डिस्कस दिस, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने कहा है कि CIA भी इन्वॉल्व हो सकती है इस तरह की कार्रवाइयों में पाकिस्तान के खिलाफ, दहशतगर्दी की कार्रवाई। इज दैट व्हाट यू से? बिला शुबा, बिला शक। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको साबित कर देता हूँ। आपके ख्याल में यहाँ पर अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इस खित्ते में? उनका इंटरेस्ट ये है कि यहाँ पर असर रसूख चीन का ना बढ़े, यहाँ पर CPEC कामयाब ना हो, यहाँ पर रशिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ना बना के इंडियन ओशन तक ना पहुंचे। ये जो 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, क्या आपसे छुपी हुई हैं? तो बात यह है कि उनके इंटरेस्ट ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह पे। जैल साहब, मेरे लिए ये इस वजह से कि हमें बताया गया है बहुत देर जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने से कि वी आर द एलाइज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन द वॉर अगेंस्ट टेरर।
और फिर जी हम उनके साथ मिलकर जंग लड़े, फिर हमने उनकी मदद इतनी की है, फिर जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में उससे पहले मदद की थी, अभी तक ये इनखला जो उन्होंने करना था उसमें पाकिस्तान ने बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है। तो पॉलिटिक्स अपनी जगह पे हो सकती है कि उनका फॉरेन मिनिस्टर जाता है, वो हिंदुस्तान में मिलता है, वो कहता है पाकिस्तान की अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो बात आपने की है कि CIA की भी, मतलब कि रॉ के हवाले से तो आई अंडरस्टैंड कि हॉस्टाइल एजेंसी है पाकिस्तान के खिलाफ, मोसाद के हवाले से भी हमने सुना था क्योंकि हम इजराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन CIA अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी हैं, ट्रेडिंग भी है, जंग में साथी भी थे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि CIA की भी शमूलियत हो सकती है, या आपके पास कोई शवाहिद हैं कि है कोई शमूलियत? मेरे पास शवाहिद जो हैं वो बिल्कुल लॉजिकल है, और मैंने 3 का आपको बता दिया, मैं और भी आगे बात कर देता हूँ। देखिए, चीन और अमेरिका सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, क्या वो सबसे बड़े दुश्मन नहीं है? इंडिया और चाइना की तजारत इतनी ज्यादा है कि जिसका हद हिसाब नहीं है, क्या वो एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं है? तो ये कहना कि जी हम उनके पार्टनर भी हैं, हम उनके ये भी हैं, तो ये कैसे हो सकता है? इसलिए ये दलील तो आपकी रद्द होगी। दूसरा, मैंने आपको ये भी बता दिया कि उनके इंटरेस्ट इधर क्या है, अगर आप उनसे मुत्तफिक नहीं है तो आप कह सकते हैं जी नहीं, CPEC भी उनको भाता है, चीन के साथ आपकी दोस्ती को भी मसला नहीं है। इसका कोई सबूत, यानी कि ये आपका एनालिसिस है? मिसाल के तौर पे व्हेन वी से जैन साहब, मेरा सवाल तो सुन लेना, जब हम बात करते हैं, मैं चाहता हूं कि खुल के इस पे बात करें, लोगों को पता चले। जब हम बात करते हैं, हमें नहीं, आपने मुझे कहा था ना कि आप ना घबराएं, तो मैं नहीं घबरा रहा बिल्कुल भी, मैं तो अब कह रहा हूं कि इसको टॉपिक पे बात करते हैं। अच्छा, देखिए, जब हम कहते हैं कि रॉ पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है, तो हमने कुलभूषण यादव को पकड़ा है, कुलभूषण यादव को यहां से हमने पकड़ा है, हमारे पास सबूत है उसके कि रॉ पाकिस्तान के खिलाफ काम करती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की दहशतगर्दी की कार्रवाई कराता है। CIA के हवाले से आप कोई ठोस सबूत है हमारे पास CIA के हवाले से? जब आपने कुलभूषण को नहीं पकड़ा था तो उस वक्त आपके ख्याल में रॉ हमारे खिलाफ काम नहीं करती थी? तो मेरे भाई हर वक्त नहीं, वो तो चले, मैं बहस तो कर ही नहीं रहा जैसा, मैं तो आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम नॉट ट्राइंग टू हैव एन आर्गुमेंट विद यू। सबूत देने नहीं दे रहे, मैं तो आगे बात करना चाह रहा हूं। तीसरी बात फरमाइए। अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान 12 मुआहदे हैं, बहुत गहरे किस्म के, जिसमें एक इंटेलिजेंस शेयरिंग का मुआहदा भी है और इंटेलिजेंस असिस्टेंस का मुआहदा भी है। तो अगर आप ये समझते हैं कि रॉ आपकी दुश्मन है और उस पर आप कन्विंस्ड हैं, तो वो जो 12 मुआहदे हैं इतने गहरे, उसके बाद भी अगर आपका ये ख्याल है कि CIA उनकी मदद नहीं कर रही होगी, तो आपकी मर्जी। देखिए, मैं तो एक एनालिस्ट हूं, मैं आपके सामने ये तो नहीं ला सकता कि ये देखो वो बंदा जिसने ये काम किया था, ये आपके सामने है। बाकी ये है कि ठीक है, रेमंड डेविस का आपको याद होगा वो क्या यहाँ पर कर रहा था, अगर आप सबूत ही चाहते हैं। और दूसरा, मैंने आपको ये भी बता दिया, उनके इंटरेस्ट भी बता दिए। तो ये तो हमारी उस वक्त की हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया के सामने आकर कहा था कि इसको कहीं नहीं जाने देंगे, ट्राई करेंगे, और उसके बाद वो चुप करके गवर्नमेंट नहीं निकाल दिया था उसको। बस ये बातें तो अलग है ना। देखिए, गवर्नमेंट और मुल्क जो है कई सतह पर इंटरेक्ट करते हैं, ऊपर तजारत कर रहे होते हैं, नीचे एक दूसरे की जड़ें काट रहे होते हैं, ऊपर राम राम कर रहे होते हैं, नीचे से छुरी चुबो रहे होते हैं। तो मेरे भाई, ये इतनी सादा वर्ल्ड नहीं है, इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये ऐसे नहीं है कि चूंकि हम हलीफ हैं, हम कहते हैं लिहाजा वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे होंगे। आप उनके इंटरेस्ट देखें, आप ये देखें कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन उनका सबसे करीबी हलीफ है। तो ये सारी चीजें, फिर जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो आपके सामने है, उन्होंने कुछ छुपाए नहीं है अपने जज्बात, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ है। तो मैं तो जो बातचीत कर रहा हूँ, और अमेरिका नाराज भी है पाकिस्तान से, सख्त नाराज है अमेरिका, पाकिस्तान से नाराज भी है। IMF को कहा कि कड़ी शर्तें लगाएं, उसके ऊपर आप अगली इंस्टॉलमेंट इनको दें। जी, FATF से भी आपको नहीं निकलने दे रहा, IMF में भी ये सब कुछ किया हुआ है। तो चीजें तो भाई दीवार पे लिखी हुई हैं, सिर्फ ये है कि चूंकि वो चौधरी है और हम छोटे सा मुल्क हैं, लिहाजा जैसे आप। आखिरी सवाल है, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। ये सारी बातें हम करते रहे जैन साहब, पहले भी करते रहे, लेकिन ये CIA के हवाले से जो आज आपने इंकशाफ किया है, मेरे लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से कभी खुल के किसी भी डिफेंस एनालिस्ट ने आके, कम से कम मेरे शो में नहीं कहा, हो सकता है और किसी शो में किसी और डिफेंस एनालिस्ट ने कहा हो। ये पर्सनल लेवल पे आपका तज्जिया है, एनालिसिस है, या फिर ये हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी इस बात का इदराक है, इदारों को, सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का इदराक है, और वो भी? देखिए, मैं साफ ज़रा कि इस वक्त तो मैं अपना पर्सनल तजरिया पेश कर रहा हूँ, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मैंने नौकरी कहाँ पर की है 40 साल, और आपका क्या ख्याल है मैं कहाँ का ट्रेंड हूँ, और आपका क्या ख्याल है कि मेरी जो थिंकिंग है वो किस तरीके से, उसका क्या पढ़कर और क्या चीज़ें देखकर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ।
मैं कोई लेमैन नहीं हूँ, तो वो फिर आप आके अंदाजा खुद लगा लें। उसके बावजूद मैंने ये भी कहा है कि मैंने तो खुली सोर्सेज से आपको सबूत पेश किए हैं, आपको लॉजिक दी है कि उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका करीब तरीन हलीफ कौन है, और वो हमारे साथ क्या करना चाह रहा है, और अफगानिस्तान के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। इसके बाद तो मेरे ख्याल कोई बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैल नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं पाकिस्तान को। वापस आएंगे तो कुछ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर की। अब जस्टिस की कुछ बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बात करते हैं। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक केस हुआ था, उस्मान मिर्ज़ा केस, जिसमें एक शख्स जिसका नाम उस्मान मिर्ज़ा पता लगा बाद में हमें, वो एक लड़के और एक लड़की पर तशद्दुद कर रहा था, और उन तशद्दुद करते हुए उन्हें फोर्स कर रहा था कि वो बरहना हों और कुछ जिनसी अमल करें, और इस तरह की वो वीडियो फिर वायरल हुई, और फिर उसके बाद बहुत शोर मचा, और उसके बाद पता ये लगा कि ये तो 6 महीने पुरानी वीडियो है, और अब आके ये सामने आई है। उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, पुलिस ने पर्चा दर्ज किया, फिर उन्होंने जो ज़्यादती जिनके साथ हुई थी विक्टिम्स, उनका खोज लगाया, जो मुलजिम था उसका खोज लगाया, फिर उसको अरेस्ट किया। फिर वो लड़का लड़की जो थे उनको पुलिस ने बाकायदा तौर पे मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, और वहाँ पे उन्होंने अपना 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया। जब हम कहते हैं ना जी 164 का बयान, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पे कि जब भी कोई मुलजिम पुलिस के सामने बयान देता है वो 161 का बयान होता है, उसकी कोई एविडेंशियल वैल्यू नहीं होती, यानी कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की बुनियाद पे अदालत में सज़ा नहीं हो सकती। लेकिन जब 164 का मैजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड होता है तो उसकी बुनियाद पे सज़ा हो सकती है। तो वो लड़का और लड़की जो थे उन्होंने 164 का बयान मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत में दिया और बताया कि हम ही विक्टिम्स हैं, हमारे साथ ही ज़्यादती हुई थी, हमें ही जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर साहब भी नोटिस ले चुके हुए थे, और ये डायरेक्शन आई ऊपर से कि जी इंसाफ हो। अब जब इंसाफ होना शुरू हुआ और वो लड़के को पेश करने लगे अदालत में, उस्मान मिर्ज़ा उसका नाम था, तो वो पेश होता था मीडिया के सामने आके, वो बड़ी दिलेरी से कहता था बताना किसी को कि मुर्शद आए थे अपने बारे में, यानी कि ये उसकी ढटाई का आलम था। अब इस केस में ट्विस्ट ये आया, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। ट्विस्ट ये आया कि वो जो लड़का लड़की जो विक्टिम थे, जिनको पुलिस प्रोटेक्शन भी ऑफ़र की गई और दी भी गई, और वो सिक्योरिटी में भी रहे, और प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस ले लिया, और वजारत कानून भी एक्टिव होगी, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया, हर चीज़ एक्टिव हो गई। जब ट्रायल चला अभी तो अपने बयान से मुकर गए, और वो कहते हैं कि ये तो हमारा मुल्जिम ही नहीं है, हमने तो इसको देखा ही नहीं है, हम तो इसको जानते ही नहीं है। जज साहब खुद जो है वो हैरान हो गए, और उन्होंने कहा कि कमरा अदालत का दरवाज़ा बंद किया जाए, वीडियो को दोबारा प्ले किया जाए इस लड़का और लड़की के सामने जिनसे ज़्यादती हुई थी। ऐसा ही हुआ, कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया अदालत का, वीडियो को प्ले किया गया। वीडियो जब चली है तो वो लड़का और लड़की को दिखाया गया, तो उन्होंने कहा जी कि ये वीडियो में तो हम भी नहीं है, ये हम है ही नहीं। अपनी प्रेजेंस से भी उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि ये फॉरेंसिक हुआ है इस वीडियो का, इसमें आपकी आवाज़ का भी फॉरेंसिक हुआ है, और इस आप जो नज़र आ रहे हैं उसका भी फॉरेंसिक हुआ है। तो लड़की कहती है जी कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो कोई और हो सकता है, ये तो मैं हूँ ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है, लोगों ने कहा कि ये कोई लालच उसको दे दिया गया, पैसे उसने ले लिए हैं, या फिर कोई खौफ है। खौफ वाला एलिमेंट मेरे ख्याल में नहीं है, ये गमाजी करता है हमारी कौम की जहनियत की। अब आपका एक इशू था, मिसाल के तौर पे आपको कितने कोई आपने पैसे करोड़ों रुपया भी ले लिया होगा, ये आप अकेले का इशू नहीं था, ये पूरी कौम का इशू था, ये पूरी कौम की इज्जत दाव पे लगी हुई थी, माँ बहन बेटियों का इशू था। और अगर पुलिस काम ना करे, हुकूमत काम ना करे, तो फिर उनसे हम गिला करते हैं, और आगे भी नहीं करेगी तो करेंगे। लेकिन जब वो काम कर ले और वजीर आजम भी नोटिस ले ले, फिर मुदई अपने बयान से मुकर जाए, तो ऐसे मुदई के साथ भी तो कुछ होना चाहिए। और मैं बता दूं कि क्या हो सकता है। 164 का बयान जो दिया है मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, उसकी एविडेंशियल वैल्यू है, उससे वो मुकर गए हैं। अब वो कहते हैं कि वो बयान दुरुस्त नहीं था। तो अगर वो बयान दुरुस्त नहीं था तो इसका मतलब है कि दे हैव कमिटेड पर्जरी,
यानी कि अदालत में हलफ पे उन्होंने झूठ बोला है और वो सजा उसकी होती है, वो जुर्म है ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक। तो अगर वो लड़का लड़की ये कहते हैं कि हम वो थे ही नहीं और अदालत में 164 का बयान दे चुके हैं, तो उनको भी ट्राई किया जाना चाहिए। क्योंकि ये क्या बात हुई कि पहले आप मजलूम बने, उसके बाद आप सारी गवर्नमेंट और स्टेट की मशीनरी को यूटिलाइज करें और देन यू स्ट्राइक अ डील, फिर आप एनआरओ कर लें। ये क्या बात हुई? और ये जब तक ये होता रहेगा तब तक फिर इस तरह के दरिंदे बाहर आजाद होते रहेंगे। अब दूसरों की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को खतरा रहेगा। तो अब गवर्नमेंट इसके ऊपर फाल है। मेरे साथ हैं अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइएगा कि मुझे पता लगा कि जब से वो लड़का और लड़की अपने बयान से मुकर गए हैं, ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव डिस्कस दिस विद यू अली भाई। ये बात है क्योंकि पूरे मीडिया पे ये बात हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया, गवर्नमेंट मशीनरी फाल हो गई, पुलिस ने उनको सिक्योरिटी दे दी, अदालत खड़ी है, ट्रायल चला रही है, मेरिट की श्योरिटी दी गई है, उसके बाद वो मुकर जाते हैं। अब मुझे पता है एक वकील की हैसियत से, आप भी वकील हैं, कि जी एवरी क्राइम कमिटेड इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट, आप लोग उसको परसू करेंगे। अब आप परसू करेंगे, उसको कर लेंगे, और ये जो और ऐसे मुद्दइयों के साथ क्या होना चाहिए, दैट इज माई क्वेश्चन। अली मोहम्मद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहले तो एक बार फिर मैं आपका अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस इशू को दोबारा जो है उठाया है, और जिस तरह आप इसको एक जज्बाती अंदाज में एक दिल के दर्द से कर रहे हैं, वो अक्कासी करती है हर उस पाकिस्तानी की सोच की जिसके बदन में हलाल है और जिसको पता है कि माँ बहन बेटी की क्या इज़्ज़त है। सबसे पहले तो मैं ये एक बात करूं कि ये जो उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स है, ये एक शख्स नहीं है, ये एक सोच की अक्कासी करती है जो इस माशरे में है। देखें, एक शख्स को कत्ल करना जुर्म है, कत्ल करने के बाद उस लाश की डेसिक्रेशन करना, उससे मैं समझता हूँ 1000 गुना ज़्यादा बड़ा जुर्म है। ये होता था जाहिलियत के ज़माने में। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रिसालत नहीं आई थी और जब नबूवत नहीं आई थी, और उस ज़माने में जब एक अंधेरा था, जब जुल्म था, जब कुफ्र था, उस ज़माने में मैदान जंग में ये फ़ख्र समझा जाता था कि मारने के बाद उस लाश की डेसिक्रेशन की जाए, जिस तरह हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की लाश की गई एक ग़ज़वा में। तो ये उन सोच की अक्कासी करती है कि आप एक शख्स से आपने जुल्म किया, ज़िना किया या जो भी किया, या सेक्सुअली हैरेस किया जो किया, लेकिन जिस तरीके से किया, एक इंसान जुर्म करता है अपनी एक नफसानी ख्वाहिश के तहत, लेकिन दूसरा इसमें इंसानियत की तज़लील वाला पहलू इस जुर्म में बहुत ज़्यादा है। ये जो इसमें किया गया ना कि एक वीडियो है जिसमें आप मजबूर करें एक इस तरह के गलत काम के लिए, तो इसमें एक तो ये दिस इज़ द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी। ये तो रियासत पाकिस्तान हुकूमत ने कहा है कि रियासत इसको परसू करेगी, हमारा स्टेट ऑर्गन इसको परसू करेंगे। लेकिन एक जगह मैं बैरिस्टर साहब बसद एहतराम, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा एक नुक्ते पे। मैं समझता हूं कि ये जो कपल है, ये जो लड़का लड़की हैं, ये जो हैं, इनको मैं नहीं समझता कि सज़ा मिलनी चाहिए कुछ। देखें, आप या मेरे साथ ऐसा हो, हम खड़े हो जाएंगे। कोई भी आदमी जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हो, या पैसा मिलता है या थ्रेट होता है, जो भी कोई रीज़न होती है, अपने आम होशो हवास में कोई शख्स कभी भी इस तरह का जुर्म उसके साथ वो पीछे नहीं हट सकता। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो मजबूर होता है, या उसकी पर्सनैलिटी कमजोर जो भी है। क्या हुआ इनके साथ? ये आर्गुमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त है। हुआ? बताइए मुझे, क्या हुआ? आर्गुमेंट अपनी जगह पे दुरुस्त है कि माशरे को खड़ा होना होगा पुलिस के साथ, लेकिन ये भी तो सोचें सर, ये अपने बयानात से क्यों मुनहरिफ हो गए हैं? इनके साथ क्या हुआ है? प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया, आप लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। सर मेरी बात तो सुन लेना सर, प्लीज अली भाई मेरी भी बात सुन लें। ये आज गंगा उल्टी बह रही है। वैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात पे। माय पॉइंट इज, देखें, आप कहते हैं कि इनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कोई सजा फौरी तौर पे दे दें, लेकिन एटलीस्ट दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि आप अदालत में जाके 164 का बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि आप अदालत से झूठ बोलें। ये अदालत को गुमराह करने के जुमरे में आता है। इस पे कार्रवाई होती है, CRPC लगता है, PPC लगता है। सर आप इतना कन्वीनियंटली कैसे कह सकते हैं कि हाँ जी मैं हलफ देकर अदालत के सामने कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और अगर सच ना कहूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो, और उसके बाद आप झूठ बोल दें? इसके ऊपर सर कार्रवाई होती है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेचारे डर गए हैं, तो ये तो फिर आप लोगों की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है। कैसे डर गए? प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे खड़े हैं सर, आप लोग पीछे खड़े हैं, फिर ये कैसे डर गए?
और अगर इन्होंने पैसे ले लिए हैं तो फिर लालच में आके पूरी कौम की इज्जत दांव पे लग गई है। मैं अर्ज करता हूं, देखें, ये अगर आप कोर्ट के सामने कोई बयान देते हैं, वो आपकी बात आईनी या कानूनी तौर पे दुरुस्त है कि पर्जरी होती है, आप अपने बयान से मुकर नहीं सकते। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि इस बात की जरूर हमें खोज करनी होगी कि ये अपनी बात से पीछे क्यों हटे हैं। ये इस माशरे में होता है कि एक तरफ आपके साथ जुल्म होता है और जुल्म होने के बाद किसी भी वजह से आप मजबूर हो जाते हैं, कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी वजह हो सकती है, उसको हमने अब देखना होगा कि क्या वो वजह है कि ये लोग अपनी बात से पीछे क्यों हटे हैं। इस पे हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डिग डीप इनटू द इशू कि क्या कहां पे कोई मजबूर किया गया है, कोई लालच दिया गया है, कोई डराया गया, कोई तो रीजन होगी। सर आप गवर्नमेंट से हैं सर, क्या रीजन है मुझे बताएं ना, क्या रीजन है, क्यों मुक रहे हैं उससे? पहले आके कहते हैं कि जी हाँ जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, इस बंदे ने किया, ये वीडियो उसका फोरेंसिक हो जाता है। बाद में कहते हैं कि एक शक्ल के 7 इंसान हो सकते हैं दुनिया में और हम भी नहीं है इस वीडियो के अंदर। इतना सफेद झूठ और पूरी कौम का तमाशा बन गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे बताएं क्यों मुक रहे हैं? आपके पास क्या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है अली भाई? पुलिस ने तो नहीं डरा दिया है। मैं पर्सनली तो जाहिर है मैं अर्ज करता हूं, इस केस को पर्सनली मैं तो परसू नहीं कर रहा कि मेरे पास डे टू डे इसकी इंफॉर्मेशन हो, लेकिन मैं जो आपको एज अ वकील इस पे बात कर रहा हूं या एज आम पाकिस्तानी कि देखें, हम हुकूमत ने तो इस पे अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की है और कर भी रहे हैं, लेकिन अगर ये फौरी तौर पे मुकरे हैं तो इस पे अब हम इस पे ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे और ज़्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशन के लोगों को भी, जो भी इसको इन्वेस्टिगेट, प्रोसिक्यूशन वाले जो भी इसको चला रहे हैं, कि क्या वजह हुई है, कहीं को डराया तो नहीं गया, क्या कोई थ्रेट तो नहीं किया गया, किस जगह से क्या हुआ कि अचानक ये यू टर्न लिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है कि एक शख्स की बेइज्जती हो, उसकी वीडियो आ जाए, फिर भी उससे मुकर जाए। ये हमारे माशरे में इस केस को एक साइड पे रख के अगर आप माशरे पे एक अमूमी नजर डालें तो हमारे माजी के हुक्मरानों ने भी हमारी अखलाकियात इतनी गिरा दी है कि हमने करप्शन होना, इवन कत्ल डकैती हो जाना या किसी के साथ जनाबिल जबर हो जाना, इन चीज़ों को हमने ऑर्डिनरी ले लिया है। ये आम माशरे में जो नॉर्मल माशरे होते हैं उसमें अगर हो जाए तो पूरा माशरा हिल जाता है, लेकिन हमारे माशरे को एक तरह से माजी में जिस तरह से हम रहे हैं, हम आम लोगों की तरह रहे हैं क्या, जिस तरह की दहशतगर्दी का हमने सामना किया है, जिस तरह इखलाकी जराइम हमारे माशरे में आम हुए हैं, जिस तरह करप्शन आम हुई है, जिस तरह करप्शन को रूटीन बना दिया गया, झूठ बोलना ऐब नहीं रहा, किसी के खिलाफ जो है मुल्क को लूटना ऐब नहीं रहा, इसी तरह ये चीजें जो है वो आई हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको इन्वेस्टिगेट करना होगा डीप डाउन कि क्यों ये पीछे अपने बयान से हटे हैं। हुकूमत तो खड़ी है, रियासत तो खड़ी है, क्योंकि ये एक टेस्ट केस है। ये एक टेस्ट केस है अली मोहम्मद खान साहब, ये लिटमस टेस्ट है। प्राइम मिनिस्टर साहब का नोटिस लिया हुआ केस है और अगर उसके बावजूद मुलजिम उस्मान मिर्जा निकल जाता है मीडिया के सामने ये कह के कि दसना मुर्शद आया सी, और आप लोगों की भरपूर सपोर्ट के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पीछे खड़े होने के बावजूद, विक्टिम्स के, वो आदमी जिसने एक दरिंदों वाली हरकत की है और वो विक्टिम्स को अपने साथ किसी लालच या थ्रेट की वजह से मिलाकर निकल जाता है कानून के कटहरे से, तो वो इस पूरे जस्टिस सिस्टम के मुंह पे तमाचा होगा सर। इसलिए पता लगवा लें सर। मुझे एक ब्रेक लेनी है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए मोहम्मद खान साहब। ब्रेक के बाद वापस आ वेलकम बैक टू आवाज़। क्विकली, राना शमीम साहब पर आज फ़र्द जुर्म आयद हो गई है, हल्का थोड़ा सा इसका जिक्र करूंगा फिर आगे जाऊंगा। पहले जो गुफ्तगू की थी ओथ कमिश्नर वहाँ पे जिन्होंने नोटराइज़ किया था राना शमीम साहब के स्टेटमेंट को, चार्ल्स कोथरी, उससे जब सवाल पूछा गया कि जब वो साइन कर रहे थे हलफनामे पे जिसमें लिखा हुआ था साकिब निसार साहब के हवाले से और हाई कोर्ट के सिटिंग जज के हवाले से, मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के केस के हवाले से, तो क्या वो अकेले थे? तो उन्होंने कहा था अकेले थे। ये सुन लें पहले क्या करते। लेकिन अभी एक इंकशाफ हुआ है और एक ऑडियो सामने आई है मुबैना इसी बंदे की, चार्ल्स कोथरी की, जो कि जिसने नोटराइज किया था, जो कि ओथ कमिश्नर है, जिसमें वो कुछ ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि राना शमीम मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में थे जो कि मार्बल आर्च में है। तो यानी कि फिर अगर वो दफ्तर में थे तो वो अकेले कैसे थे? और शायद ये भी बात सामने आ रही है कि वो अकेले नहीं थे। ये सुन लें मुबैना ऑडियो की। तो ये एक तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि पहले उन्होंने कहा जी वो अकेले थे और मियां नवाज शरीफ के दफ्तर में नहीं थे। अब एक मुबैना ऑडियो सामने आ गई है जिसमें
वही बंदा चार्ल्स गोथरी कह रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ के दफ्तर जो कि मार्बल आर्च में है वहाँ पर बैठकर उन्होंने दस्तखत किए थे और ये नोटराइज हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है और ये ऑडियो दुरुस्त है और इसके फॉरेंसिक्स होते हैं तो फिर राना शमीम साहब ने क्या मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पर ये हलफनामा दिया और फिर उसको अखबार में छपवाया गया, जिसके बाद तौहीन अदालत की कार्रवाई सारी शुरू हुई है। लेकिन बहरहाल आज राना शमीम साहब ने कोर्ट में कहा, चीफ जस्टिस जो मेरे ख्याल में अतर मिनल्ला साहब भी हेड कर रहे थे, उनको ये कहा कि आप मुझे सिंगल आउट ना करें, क्योंकि जो सहाफ़ी थे अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी साहब और मीर शकीलुर रहमान जिनका अखबार था, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी कि अगर साबित हो गया कि ये भी बीच में साथ शामिल थे तो फिर देखेंगे फ़र्द जुर्म आयद करनी है, लेकिन आप पे तो आज लगाएंगे। उन्होंने कहा मुझे सिंगल आउट ना करें और अगर फ़र्द जुर्म लगा ही रहे हैं तो फिर मुझे सज़ा भी सुना दें, ये उन्होंने वहाँ पर कहा। लेकिन बहरहाल जज साहब ने और अदालत ने फ़र्द जुर्म आज उन पर आयद कर दी है। अब आगे कार्रवाई चलेगी तौहीन अदालत की। अब क्योंकि हम इस केस के हवाले से भी बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से बात कर रहे थे, तो लीगल रिफॉर्म की कुछ बात मुझे ज्वाइन किया बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि ये कानूनी निज़ाम कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या करें? अभी मैं देख रहा था कि एक गवर्नमेंट की तरफ से कानून तैयार किया गया है कि मुकदमात का फैसला 9 माह में लाजमी होगा, वरना हाई कोर्ट मुतल्लिका जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगी। तो कवानीन तो बहुत सारे पहले से ही मौजूद हैं कि कोई कहता है 6 महीने में फैसला कर दें, कोई 3 महीने में कर दें, वो लिमिट डेडलाइंस मीट नहीं की जाती है, फिर कार्रवाइयाँ भी कोई नहीं होती हैं। तो अगर एक और कानून इस तरह का हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर बैरिस्टर साहब कि SHO के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी करार दी गई है, सुभान अल्लाह। यानी कि हमारे SHOs अभी कोई शायद कोई चीदा ही कोई ग्रेजुएट होंगे, फिर FIR दर्ज ना होने पर SP को दरख्वास्त दी जा सकेगी और वो अमल दरामद करने का पाबंद होगा। मतलब कि मैं तो अभी तक यही समझता रहा हूँ अपनी 15 साल प्रैक्टिस में वकालत की कि अगर SHO आपकी FIR दर्ज नहीं कर रहा तो आप SP के पास ही जाते हैं और फिर SP साहब पाबंद हैं आपकी बात सुनने के, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं, वहाँ पे बैठे पब्लिक सर्विस कर रहे हैं। तो ये हमारे हकूक जो है, जो कानून आइन हमें देता है, इनके लिए एक और कानून आएगा, कितना फर्क पड़ जाएगा बैरिस्टर साहब? शुक्रिया जी। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कवानीन तो बहुत हैं किताबों में। एंटी टेररिज्म के कानून में ये है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो तमाम तर जो ट्रायल है वो कंप्लीट हो जाएगी। कई केसेस में है कि 30 दिन, नैब में 90 दिन। इन सब कवानीन में तो लिखा हुआ है कि इतने पीरियड में सब कुछ सारे ट्रायल्स ख़त्म हो जाएंगे वगैरह, मगर अमलन ऐसा नहीं होता। और बात यह है कि क्योंकि जो फ़ैसले हैं वो लॉ मिनिस्ट्री ने नहीं करने होते, वो जुडिशरी ने करने होते हैं। जो फ़ैसले चलाने हैं वो वकीलों ने चलाने होते हैं। जो गवाह होते हैं उनको पुलिस ने पेश करना होता है। IO इन्वेस्टिगेशन अफसर जो होता है वो भी पुलिस का होता है। अगर एक इन्वेस्टिगेशन अफसर के पास 300 एक यक वक्त एक 300 मुकदमात वो देख रहा हो, 200 जिस तरह होता रहा है, तो वो कहाँ से आके गवाहियाँ हर रोज़ देगा? तो देखिए मसला ये है कि हमारे यहाँ शौक़ ये होता है और ये इसमें कसूरवार सिर्फ हुकूमत या पार्लियामान नहीं है, बल्कि इवन जुडिशरी में माजी में हमने देखा है कि जुडिशल पॉलिसी में एक आई थी 2010-11 में इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में। उसमें भी कह दिया गया था कि ये मुकदमात जो हैं 30 दिन में फ़ैसले होंगे वगैरह। देखिए सिर्फ ऐलान करने से नहीं हो सकता, और उसी तरह सिर्फ कानून बनाने से कि 9 महीने में हो जाएंगे और नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी, उससे कोई मामला हल नहीं होता। आपको बैठ के देखना पड़ता है, एक स्टडी करनी पड़ती है बाकायदा कि भाई हमारे जो कितने मुकदमात हैं, मुकदमात की नौइयत क्या है, कौन से मुकदमात जो हैं वो ज़्यादा ज़ेरे इल्तिवा रहते हैं, कौन से जल्द ख़त्म हो जाते हैं, जो बहुत देर तक ज़ेरे इल्तिवा रहते हैं उनकी क्या वजूहात हैं। उसमें वकीलों की तादाद को बढ़ाना चाहिए सर। एक जज के पास जितने पेंडिंग केसेस होते हैं, केसेस जिस तरह से हाई कोर्ट्स में लेफ्ट ओवर होते हैं, बिल्कुल, मगर ये तमाम चीज़ें जो हैं आप वो बाकायदा कोई स्टेटिस्टिकल क्वांटिटेटिव आप स्टडीज़ करके ही बताएंगे ना
कि हर किसी के पास एक अपनी एक तरकीब होती है कि यहाँ जजेस को बढ़ा दो। मैं कहूँगा कि भाई नहीं, ये जो वकीलों की गलती है, वकील जो एडजर्नमेंट मांगते हैं वो ख़त्म कर दें, उनके ऊपर कॉस्ट लगा दें वगैरह। मगर ये ठीक है, सारी तरकीबें आप आजमा सकते हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी एक जगह पे कुछ एक काम करने से चीज़ें दुरुस्त नहीं होगी, पूरे ढांचे में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे वकला जो ताख़ीरी हरबे करते हैं उसको भी देखने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम मिसाल के तौर पे हाई कोर्ट रूल्स में ये लिखा हुआ है, एक मर्डर अपील है, हाई कोर्ट रूल्स में ये लिखा हुआ है कि 6 हफ्ते के अंदर हाई कोर्ट उसको टेकअप करेगा, लेकिन वो टेकअप होती है 4 साल बाद, 5 साल बाद, और 5 साल बाद जब सुना जाता है, पता लगता है सज़ा नीचे गलत दी थी, फिर बंदे को बरी करते हैं, आप उसके 5 साल उसको वापस कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तो जजेस की तादाद को अब हाई कोर्ट मजबूर है, क्या करे। मैं एक हाई कोर्ट के जज साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने डिस्पोजल पर डे 21 के करीब किया है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा वर्कलोड है कि क्या कर सकते हैं। मतलब ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना हम डिलीवर कर रहे हैं अब, और असामियाँ खाली पड़ी हैं हज़ारों की तादाद में सबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी और हायर जुडिशरी में भी कुछ असामियाँ जो हैं वो खाली पड़ी होती। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। फ़रोग नसीम साहब ने जो कानून तैयार किया है वो कहते हैं जी, थानों को स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट समेत ज़रूरी अखराजात के फ़ंड्स मिलेंगे। ये आपके लिए ख़बर है, इंकशाफ है कि अब ये थाने को स्टेशनरी ट्रांसपोर्ट समेत ज़रूरी अखराजात के लिए फ़ंड्स अब दिए जाएंगे। ये SHO साहब पहले अपनी मोबाइल में पेट्रोलिंग के लिए पेट्रोल कैसे डलवाते हैं बैरिस्टर साहब? ये जो तरीक़ेकार होता था, जो रिवायती तरीक़ेकार तो ये होता था कि एक्चुअली पेट्रोल नहीं होता था, तो जो SHO अपनी पेट्रोलिंग के लिए भी जो अपना गाड़ी में पेट्रोल डलवाता था तो वो भी रिश्वत, अपने पैसों, तनख्वाह के पैसों से तो नहीं डलवाता था, वो रिश्वत के पैसों से डलवाता था। तो ये अपना जो थाने में अमला होता था उसकी जिम्मेदारी होती थी कि ये जो सरकारी भी ये जो खर्चे हैं वो भी बिजली के बिल कैसे दिए जाते हैं, थानों के बिजली के बिल कैसे दिए जाते हैं बैरिस्टर साहब? देखिए, ये तमाम उसके ऊपर फ्रैंकली मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। कई मगर अखबार में आती रही हैं खबरें कि कई थानों में तो वो कुंडे डाले गए थे कि डायरेक्ट वो बिजली वहां से लेते थे। तो देखिए, ये तमाम चीजें हैं, तमाम बहरहाल मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। किसी और तफसीली नशिस्त में इंशाल्लाह आपको दोबारा मदऊ करेंगे। लीगल रिफॉर्म्स बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, में ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।